Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Today, we will start our lesson second. The name of the lesson is Lost Spring from the book Flamingo. Lost Spring Stories of Stolen Childhood. लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अर्थात जिनका बचपन चुरा लिया है उनकी कहानियाँ। ये लंबा नेम है, केवल लॉस्ट स्प्रिंग नाम नहीं है, पूरा नेम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जैसे आपने फिल्मों के नाम देखे होंगे, एक फिल्म का नाम मुझे ध्यान आ रहा है, गदर। नाम इसकी तरह था जैसे लॉस्ट स्प्रिंग, उसका नाम था गदर, लेकिन नीचे अक्षरों में लिखा हुआ था एक प्रेम कथा। तो ऐसे ही लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ओके, ये कहानी किस बारे में है, थोड़ा उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो राइटर है, आमतौर पर जो शहरों महानगरों के आसपास कहीं पर भी झुग्गी बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, या वैसे ही कई चाय होटल की दुकानों पर छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, ऐसे चूड़ी बनाने वाले हैं फिरोज़ाबाद के, ऐसे बच्चों की जो दयनीय स्थिति है, ऐसी फैमिलीज़ की जो दयनीय स्थिति है, किस प्रकार का वो जीवन जी रहे हैं, इस बारे में राइटर ने एनिस जंग ने प्रकाश डाला है। तो इस लेसन से पढ़कर आप देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे लोग गरीबी में कैसे जी रहे हैं, कैसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो जीते हैं। आप तो अपने आप को बहुत लकी मानेंगे और आपको भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए कि उन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया या बनाया। क्योंकि आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स आप अच्छी कंडीशन में हैं, और प्राइवेट स्कूल में है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं, स्कूल तो छोड़ो, उन्हें तो 2 टाइम खाने की भी दिक्कत होती, उसी के लिए सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो आप इस लेसन से ये सीख ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप ऐसे ही ना बर्बाद करें, ग्रांटेड ना लें, टेक फॉर ग्रांटेड कि ये तो ऐसे ही ठीक है। भाई, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, इतनी महंगी फ़ीस देते हैं, ड्रेस, किताबें और भी इन्हें एक्स्ट्रा कन्वेंस देते हैं। तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और भगवान का भी उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, और अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाना चाहिए, जो कि क्या है, पढ़ना। ओके, चलो पढ़ते हैं कि भाई कैसे लेसन में बताया है कि जो गरीबी वाले बच्चे हैं ऐसे उनका जीवन कैसे है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर के बारे में, अबाउट द ऑथर। एनिस जंग 1964, ये उनका जन्म वर्ष है। Was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनिस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ और उनका बचपन और युवावस्था हैदराबाद में बीती। She received her education in हैदराबाद, उन्हें अपनी एजुकेशन हैदराबाद से रिसीव की, एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने अपनी एजुकेशन 2 जगह से प्राप्त की, हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके दोनों पेरेंट्स राइटर्स थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, एनिस जंग ने भी अपना कैरियर भारत में एक लेखक के रूप में ही शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, वो भारत और विदेशों के बड़े बड़े अखबारों के एडिटर और कॉलमनिस्ट रही हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक, जो इन निम्नलिखित आगे लेसन हम पढ़ेंगे वो उसकी किताब से लिया गया है, जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। किताब का नाम भी यही है। Hence she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn the children to a life of exploitation. यहाँ पर इस लेसन में वो एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है उस कुचल देने वाली भयंकर गरीबी के बारे में और उन परंपराओं के बारे में जो इन बच्चों का जीवन को शोषित करती हैं,
जो गरीबी और परंपराएं जो उन बच्चों को एक्सप्लॉइट करती हैं जीवन को, उस बारे में एनालाइज करती हैं. ओके, लेट्स रीड द लेसन. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे कूड़े से 1 रुपया मिल जाता है. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked साहिब, मैंने साहिब से पूछा. Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने साहिब से पूछा जो हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में से सोना ढूंढते हुए मिल जाते हैं. सोना ढूंढते हुए मतलब उसके लिए सोना वही है, छोटा मोटा जो भी कुछ मिल जाए, पैसा या कुछ चीज़ जिससे बेचकर उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल जाए. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था. सेट मिस्ड द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. His home is not even a distant memory. जो कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, जो कि उनकी याद से ज़्यादा दूर नहीं है. There were many storms that swept away their fields and home. वहाँ बहुत सारे तूफान आए जिन्होंने उनके घर और खेतों को बहा दिया. His mother tells him, उसकी माँ कहती है उसको, that's why they left. इसी कारण से उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज़ वेयर ही नाउ लिव्स. सोने की खोज में बड़े बड़े शहरों की ओर जहां वो अब रहते हैं. पहली लाइन का आंसर है. अभी उसने पूछा था ना, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है. ही म्यूटर्स, बुदबुदाता है. लुकिंग अवे, दूसरी ओर देखते हुए. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. आई से ग्लिबली, मैंने ऐसे ही लापरवाही से कहा. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तुरंत ही आभास किया कि मेरा जो परामर्श था वो कितना खोखला लगता होगा. फिर भी उसने उत्तर दिया, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. कि मेरे आसपास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. When they build one, जब वे बना देंगे, I will go, तो मैं चला जाऊंगा. If I start a school, will you come? यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? I asked half joking. मैंने ऐसे ही आधे अधूरे हंसते हुए पूछा. यस, ही सेज, उसने कहा हाँ बिल्कुल. स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए आंसर दिया. ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिन के बाद मैंने उसे अपनी ओर भागते हुए देखा. इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल. स्कूल बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है. आई से, मैं कहती हूँ, एम्प्रेस्ड at having made a promise that was not meant. हालांकि मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसा वायदा किया जिसे पूरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था. But promises like mine abound in every corner of this bleak world. लेकिन इस निराशा भरी दुनिया में मेरे जैसे वायदे तो हर कोने में भरे पड़े हैं. ऐसे हम आमतौर पर कई बार कह देते हैं कि हम ये करेंगे, नॉर्मली कैजुअली, लेकिन वो सीरियसली नहीं होती. कई बार ऐसे ही कह देते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही मेरे जैसे वायदे तो कहते ही संसार के कोनों में भरे पड़े हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों के जानने के बाद उसको, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो जोर देकर कहता है साहिब आलम. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. वो नहीं जानता कि उसका मतलब क्या है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका अर्थ जानता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड का भगवान, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट,
तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. अपने इस नाम से अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ऐसे अपने मित्रों के साथ गलियों में ऐसे ही घूमता रहता है। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने एक नंगे पैर बच्चों की उस सेना के साथ जो सुबह को पक्षियों की भांति अपीयर हो जाते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. महीनों के बाद मैं उन हर किसी का नाम जान गई हूँ। Why aren't you wearing chappals? तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ उनको अलमारी से नीचे ही नहीं उतारती। He answered simply. उसने ऐसे ही simply सीधा सा उत्तर दिया। Even if she did, he will throw them off. Adds another. एक दूसरे ने कहा, यदि इसकी माँ वो दे भी दे तो भी ये पहनेगा नहीं, ऐसे ही फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match? जो कि जूते पहने हुए हैं जो आपस में मैच नहीं करते, अर्थात अलग अलग कलर के जूते पहने हुए हैं। When I comment on it, जब मैं उस पर कमेंट करती हूँ, he shuffles his feet and says nothing. तो अपने पैर को पीछे खिसका लेता है और कुछ भी नहीं कहता। I want shoes, says a third boy. एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी एक जोड़ी जूते नहीं पाए थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. ऐसे ही देश में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। In cities, on village roads, शहरों में, गांव की गलियों में। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. इसके लिए एक बहाना तो एक्सप्लेनेशन तो ये है, एक्सप्लेनेशन कहने व्याख्या कह लो, इसका एक रीज़न तो ये बताते हैं कि ये पैसे की कमी की वजह से नहीं नंगे पैर रहते, बल्कि ट्रेडिशन की वजह से रहते हैं, परंपरा की वजह से, ये उनकी आदत बन गई है, इसलिए कहते ही ये बात कहते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन के अनुसार। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि क्या ये शाश्वत इस गरीबी से बचने का एक बहाना भर नहीं है। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उदीपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple. कि जब वो एक लड़का था तो विद्यालय जाने के लिए एक पुराने मंदिर के पास से निकलता था। Where his father was a priest, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple. वो टेम्पल पर थोड़ी देर के लिए रुकते थे। And pray for a pair of shoes. और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करते थे। एक दूसरे लड़की की कहानी है उदीपी की, वो बता रहे हैं। 30 years later, I visited his town. 30 साल के बाद मैं उसके कस्बे में गई। And the temple, और टेम्पल में भी, which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब उस उजाड़ जैसी स्थिति में आ चुका है। इस पिक्चर में क्या दिखाया है, जो ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, तुमने कभी ऐसे घूमते हुए देखे भी होंगे। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. और मंदिर के पीछे वाले आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था अब, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes.
एक युवा लड़का ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था और जुराबें और जूते भी पहने हुए था। अराइव पेंटिंग हाँफते हुए आया एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर अपना बैग फेंक दिया, जैसे आमतौर पर तुम सारे बच्चे भी करते हैं, खासकर बच्चे एज में तो ज़रूर स्कूल से भागते हुए जाते हैं और जाते बैग को ऐसे फेंक देंगे, जूते जुराब निकाल कर फेंक देंगे, उनकी मदर ही उनको उठा कर रखेगी। करते हैं ना तुम आप सब भी, या कभी न कभी किया होगा। लुकिंग एट द बॉय I remember the prayer another boy had made to the goddesses when he had finally got a pair of shoes. उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे याद आया उस एक दूसरे लड़के ने जो प्रार्थना की थी देवी से कि when he had finally got a pair of shoes, और अब उसको फाइनली एक जोड़ी जूते मिल गए। हालांकि ये वही लड़का नहीं है, ये दूसरा पुजारी है, लेकिन भाई बात तो वही ना, 30 साल पहले जो मंदिर का पुजारी था उसका लड़का डेली प्रार्थना करता था स्कूल जाते टाइम कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। आज जो मंदिर का पुजारी है उसके लड़के के पास ड्रेस है, जूते हैं, जुराब हैं। इसका मतलब देवी ने प्रार्थना सुन ली। लेट मी नेवर लूज देम, चलो मुझे उनको खोने ना दो। द गॉडेसेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी जैसों के युवा लड़के नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन अन्य बहुत सारे कूड़ा बीनने वाले जैसे कि मेरे पड़ोस में रिमेन शूलेस, ऐसे ही बगैर जूतों के रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. मेरी ऐसे ही नंगे पैर कूड़ा इकट्ठा करने वालों के साथ मेरा अपना परिचय के कारण मैं सीमापुरी पहुंचती हूं, जो दिल्ली की सीमा पर एक जगह है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से मीलों दूर है। अलंकारिक रूप से मीलों दूर कैसे, वैसे तो सीमा पर है लेकिन मीलों दूर है अलंकारिक रूप से, मेटाफोरिकली, अर्थात लगता नहीं कि ये दिल्ली का पार्ट ही है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो सार्वजनिक भूमि पर अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं और वो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, उन दिनों सीमापुरी एक निर्जन जगह थी, उजाड़ जगह थी। इट स्टिल इज़, अभी भी ये उजाड़ ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारप्लिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लेकिन अब मिट्टी के घरों में जिनकी छतें टीन या तिरपालों की है, जहाँ न तो सीवर है, ना ही नालियाँ हैं और ना ही बहता हुआ पानी है। लीव 10,000 रेग पिकर्स, जहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फार मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ 30 साल से बगैर किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, बगैर किसी परमिशन के लेकिन राशन कार्ड के साथ रह रहे हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, इससे उनका नाम वोटर लिस्ट में पड़ जाता है। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उनको इससे अनाज खरीद सकने के वो योग्य हो जाते हैं, अर्थात उन्हें अनाज मिल जाता है जिससे राशन कार्ड से मिलता है। अब भाई वो परमिट नहीं उनको देश में रहने का, वो विदेश के हैं, बांग्लादेशी हैं, दिल्ली के पास रहते हैं, परमिट नहीं है, परमिट नहीं है, अर्थात वीज़ा वगैरह भी, पासपोर्ट लगता है, वो भी नहीं, फिर भी वो यहाँ पर, और लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है, वोट डाल सकते हैं। ये ऐसा कैसे? ये भाई जो नेता है ना, ये करते हैं। इस देश में जो कुछ भी गलत हो, ठीक हो, सब कुछ पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता, वोट की राजनीति होता है A to Z, वोट को ध्यान में रख कर ही करते हैं। अगर वो आपका अच्छा काम भी करते हैं ना, तो ये सोच के कि आगे मुझे वोट मिलेगी, बुरा काम करते हैं तब भी वोट मिलेंगी।
किसी न किसी को मैनिपुलेट करने के लिए। तो वो सोचते हैं, उन्होंने राशन कार्ड बना दिए यहाँ के जो बांग्लादेश के इलीगली रूप से रह रहे हैं। अब भाई चलो मानवीय भावना से वो इलीगल हैं, रह रहे हैं, तो कम से कम राशन कार्ड तो अपना राशन कार्ड बनाने से फिर उनको पहचान ही बन जाएगी एक किस्म से। राशन कार्ड बन गया तो आगे धीरे धीरे और भी पहचान पत्र बन जाएगी, क्योंकि राशन कार्ड से फिर और चीज़ें बन जाती हैं, आधार कार्ड से फिर उनकी और चीज़ बन जाएंगी, यानी पासपोर्ट, सब कुछ ही बन सकती है, तो वो फिर देश के नागरिक ही हो गए। लेकिन नेता क्या करते हैं, जो लोकल नेता हुआ उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए उनका राशन कार्ड बनवा दिया, उनसे उनको राशन थोड़ा सस्ता मिल जाए। आपको भी पता है वैसे जो 20 रुपये किलो गेहूँ होते हैं मिनिमम, दुकान पर तो 20 से ज़्यादा मिलेंगे, ये तो किसान के बिकते हैं, वहाँ उन्हें 2 या 3 रुपये किलो मिल जाता है। तो उनको तो ये फ़ायदा हो गया। नेताओं को क्या फ़ायदा हो गया, फिर जिन्होंने राशन कार्ड बनवाया वो उनको वोट देंगे, दैट्स इट। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जीने के लिए पहचान के बजाय भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, यदि हम दिन के अंत में अपने परिवार को खाना खिला सकें और बिस्तर पर बगैर पेट में दर्द हुए जा सकें, अर्थात खाली पेट दर्द ना करे, ऐसे जा सकें, वी वुड रैदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेत के, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कुछ भी अनाज नहीं देते। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, एक महिलाओं के ग्रुप में से कहती है जो फटी हुई साड़ी पहने हुए है, व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने सुंदर नदियों से भरे हुए उन खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया, जो इतनी सुंदर भूमि थी, जो खेतों से नदियों से परिपूर्ण थी। Whenever they find food, जब भी उन्हें भोजन मिलता है, they pitch their tents that become transient home, तो वो अपना फिर वो टेंट को ठीक करते हैं जो उनका एक ऐसे पारदर्शी घर बन गया है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, फिर वो भी उनकी इस जीवन जीने की में हिस्सेदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और सीमापुरी में जीने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, सालों के बाद इसने एक शानदार कला का नमूना ले लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ये उनके लिए प्रतिदिन की रोटी है और उनके सिर पर छत है। एवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई छत ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ एवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये कुछ ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी। साहिब से साहिब कहता है, हिज आइज़ लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाता है, या चांदी का सिक्का का मतलब गोल्ड तो मतलब थोड़ा ज़्यादा मिल जाना, चांदी का मतलब थोड़ा कम मिल जाना। यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, तो आप कूड़ा बींदने से अर्थात टटोलने से नहीं रोक पाते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और ज़्यादा मिलने की आशा बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है बच्चों के लिए कूड़े का मतलब कुछ अलग है जो उनके माता पिता के लिए जो इसका मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये एक हैरानी में लिपटा हुआ आवरण है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए ये एक जीने का एक साधन है।
One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of neighborhood club. एक सर्दी की सुबह को मैंने साहिब को ऐसे एक पास के क्लब के फेंस गेट के पास खड़े हुए देखा. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो दो बच्चों को वहाँ टेनिस खेलते हुए देख रहा था. आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है. ही हम्स, वो हामी भरता है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जो वहाँ पीछे बाड़ के पीछे से ही यानी बाउंड्री के पीछे से ही मैच को देख कर खड़ा हुआ देख कर ही संतुष्ट था. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज राउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता. ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए है. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, जो उसकी रंग उड़ चुकी शर्ट्स और निक्कर पर बड़े अजीब लग रहे थे. Someone gave them to me, किसी ने इनको मुझे दे दिया. He says in the manner of an explanation, उसने व्याख्यात्मक ढंग से के तरीके से बताते हुए कहा. The fact that they are discarded shoes of some rich boy, तथ्य ये है कि वो किसी अमीर लड़के के द्वारा फेंक दिए गए जूते हैं. Who perhaps refused to wear, जिसने शायद पहनने से मना कर दिया. Then because of hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद हो गया है. And does not bother him, और अब उसे उनकी परवाह नहीं. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in dream comes true, लेकिन एक बच्चे के लिए जो ऐसे नंगे पैर घूमते हैं, उनके लिए जूते चाहे उनमें छेद भी हो, उनके लिए तो सपना सच होने जैसा है. But the game he is watching, लेकिन जो खेल वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतनी ज़्यादा जिज्ञासा के साथ, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो तो उसकी पहुंच से बहुत ही दूर है. सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट हम लेसन को कल पढ़ेंगे या दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी. कुछ रहता है तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो. थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे.